हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, इसका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फ्रॉम 14 से सॉल्व करने जा रहे हैं। 14 ऑनवर्ड। 14 क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई n equal to 5 orbit? Compare your answer with ionization enthalpy of hydrogen atom, that is energy required to remove electron from n equal to 1 orbit। तो ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, required to remove an electron from ground state, the minimum amount of energy required to remove an electron from ground state of isolated gaseous atom। सोडियम गैसियस स्टेट में और ये ग्राउंड स्टेट में है। इसको रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ये Na से Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो ये जो बना, ये जो बना हाइड्रोजन आइटम के लिए 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम बाय n स्क्वायर। एक इसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए मेरा n कितना हो जाएगा? 1। और ये इसको लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के लिए क्या होगा? तो ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं n इक्वल टू 1 से, n यहाँ पे n इक्वल 1 है, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो एनर्जी लगा उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब इसको निकाल देंगे, E इन्फिनिटी माइनस EN। E इन्फिनिटी क्या? जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए तो उस समय जो n का वैल्यू है, तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। वो किस ऑर्बिट में लाई करता है? तो इन्फिनिटी ऑर्बिट में लाई करता है। तो इसका जो एनर्जी होगा E इन्फिनिटी माइनस EN। तो जब
एन क्या है, किसी भी ऑर्बिट है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है n इक्वल टू 2, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। इसके लिए 2 के लिए क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। तो E इन्फिनिटी माइनस ई एन, E इन्फिनिटी माइनस ई एन। तो ई एन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ई एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। एक इसके लिए एन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट में है उसके लिए ऑर्बिट का सेल नंबर, इसको लिख लेते हैं सेल नंबर। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ये मैथमेटिकली होता है E इन्फिनिटी माइनस ई एन। तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट सेल या फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ई इन्फिनिटी क्या होता है, एनर्जी ई इन्फिनिटी 0 होता है, ई इन्फिनिटी 0 होता है। तो 0 माइनस 2.18 बाय 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम बाय एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 218 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम। क्या आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितना आएगा, 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ मच एनर्जी टू आयनाइज इलेक्ट्रॉन, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल टू 5th ऑर्बिट, n इक्वल टू 5th। तो E आयनाइजेशन एनर्जी 5th के लिए लिखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए होगा, एनर्जी होगा E इन्फिनिटी माइनस E5। तो पुट करते हैं, इसका एनर्जी तो 0 होगा, माइनस E5, 5 के लिए 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 बाय एन स्क्वायर, एन इसके लिए 5 का स्क्वायर जूल पर एटम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 माइनस 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा ये 5 इक्वल टू 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल पर एटम। तो 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने में इतना, फर्स्ट के लिए कितना है, तो 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम। तो ये है इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट 5th के लिए है, इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। तो इसको कंपेयर करने बोल रहा है, तो कंपेयर करते हैं IE1 इक्वल टू IE2 इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 बाय 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू एनर्जी
IE1 इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल बाय IE5 इक्वल टू 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100/4 इक्वल टू 25 तो इसका रेशियो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। तो इसको नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस हमको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन हमको फाइंड करना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1/2। तो यहाँ पे 6 जो है से एक्साइटेड स्टेट है, 6 एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो ये 6 - 1/2 इक्वल टू 6/5/2। ये 15 कितना लाइंस हमको मिलेगा? 15 लाइन मिलेगा। कितना लाइन मिलेगा? 15 लाइंस, 15 लाइंस मिलेगा। और इसको हम सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हल्का सा लेंथी प्रोसेस में है, लेकिन देखते हैं। तो किसी भी नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का, तो ये n2-1 तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का +2 + n2-1 इक्वल टू n2-n1 n2-n1 +1/2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का है। तो जब इसको इफ n1 इक्वल टू 1, अगर n1 का वैल्यू 1 आ जाता है, ग्राउंड स्टेट है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाने के बाद n-1/2 ये जनरल स्टेट के लिए है, और ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाता है? n-1/2 2 - n1/2 n2। तो सेम चीज है, इसको इधर उधर रीअरेंज करके लिखा हुआ है। इसको रीअरेंज करने के बाद ये आया टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है, उसी फॉर्मूला से पहले स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ लाइन n2-n1 n1 क्या है? n1 जहां पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ, ड्रॉप ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये जहां पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ, तो एक्साइटेड स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन जंप हुआ। तो लाइमन के लिए होगा n2-1। तो n2-1 लाइमन के लिए होगा। तो n2 का वैल्यू कितना है? 6 - 1। तो इसमें 5 लाइन ऑब्जर्व होगा, 5 लाइंस। तो n2 जो है एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। बाल्मर के लिए कितना होगा? बाल्मर के लिए n2-2
ये नंबर ऑफ लाइन आएगा, तो ये बालमर के लिए 6 - 2 इक्वल टू 4 लाइन्स। इसके लिए 4 लाइन ऑब्जर्व होगा। उसके बाद लाइमन बालमर पास्चन के लिए लाइन कितना ऑब्जर्व होगा, तो n2 - 3, तो n2 - 3 कितना हो जाएगा ये, तो 6 - 3, इसमें कितना लाइन ऑब्जर्व होगा, 3 लाइन्स ऑब्जर्व होगा। कितना लाइन्स ऑब्जर्व होगा, 3। उसके बाद ब्रैकेट के लिए n2 - 4, तो 6 - 4 इक्वल टू 2 लाइन्स ऑब्जर्व होगा। उसके बाद रिफंड के लिए होगा n2 - 5, तो रिफंड के लिए कितना होगा, n2 - 5 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 6 - 5 इक्वल टू 1 लाइन ऑब्जर्व होगा किसके लिए, रिफंड के लिए। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 5 4 3 2 1, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। टोटल कितना लाइन्स ऑब्जर्व हुआ, 15 लाइन्स ऑब्जर्व हुआ। तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर ग्राउंड स्टेट के लिए है तो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 16, the energy associated with the first orbit is first energy. Question 16, the energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is -2.1 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट में इसका एनर्जी क्या होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना दिया हुआ है, माइनस ये फर्स्ट ऑर्बिट का E1 मेरा दिया हुआ है, कितना मेरा E1 दिया हुआ है -2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है और हमको कैलकुलेट करना है फिफ्थ ऑर्बिट का। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड्स का जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, एक हो, तो इसी एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा उसी के लिए बोर्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए En इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 जूल बाय n²। ये क्या है, nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है, तो n इक्वल टू 5, तो E5 इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 जूल, कितना होगा -18 जूल डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे -2.18 by 25 into 10⁻⁻18 जूल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा -8.72 into 10⁻⁻20 जूल। कितना मेरा एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट का कितना आ गया, -8.72 into 10⁻⁻20 जूल। उसके बाद इसमें इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने बोल रहा है। किसका रेडियस कैलकुलेट करने बोल रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट का। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए nth ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट करने के लिए
फॉर हाइड्रोजन आइटम ये होता है 0.529। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए nth ऑर्बिट के लिए 0.529 इंटू n स्क्वायर, ये एंगस्ट्रोम में आएगा। ये जो मेरा रेडियस आएगा वो एंगस्ट्रोम में आएगा, तो एंगस्ट्रोम में रेडियस आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो 0.529 इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 529 इंटू 25, तो जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। 13.225 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 1.3225 नैनोमीटर। 13225 नैनोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या है? nth ऑर्बिट का रेडियस। इसको अगर बोलेगा ये मीटर में हमको बताना है, तो क्या करेंगे 1.3225 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये क्या हो गया? रेडियस मेरा अगर मीटर में पूछा रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ longest wavelength transition in Balmer's series of atomic hydrogen atom। तो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम में बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। तो एक चीज आपको माइंड में याद रखना होगा, जब भी वेवलेंथ मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट बोले, जब भी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम बोले, तो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन करवाना है। कहां से करवाना है? नेक्स्ट हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन करवाना है। और मिनिमम बोले, वेवलेंथ मिनिमम बोले या लोवेस्ट बोले, तो इसके लिए या फिर n+1 इससे ट्रांजिशन करवाना है। कहां से ट्रांजिशन करवाना है? n+1 से ट्रांजिशन करवाना है ये। और अगर वेवलेंथ मिनिमम बोले तो n इक्वल टू इन्फिनिटी, n का वैल्यू हमको क्या लेना होगा? इन्फिनिटी। तो ये बात आपको ध्यान से बन पाएगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कब होगा? जब उसका जस्ट एबव से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, उसका नेक्स्ट एबव में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तभी क्या होगा? तो 1/λ इक्वल टू रीडबर्ग फॉर्मूला से 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स बाय 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको वेव नंबर ही कैलकुलेट करना है। तो 1/λ इक्वल टू होता है वेव नंबर। तो ये होगा 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स बाय 1/n1 का वैल्यू मेरे पास कितना है? n1 का वैल्यू है बाल्मर है, तो बाल्मर के लिए n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बाल्मर के लिए n2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। n2 का वैल्यू बाल्मर के लिए n2 का वैल्यू 2, और n1 बोले इससे एबव वाला, तो इससे ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? 3। तो n1 मेरा कितना आ जाएगा? 3। तो 1/3 का स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ बाई 1/3
4 - 1/9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/36/109 इंटू 10⁻7, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5223 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स इसका वेव नंबर का जो मेरा वैल्यू आएगा 1.5233 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये मेरा वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जब भी बोले तो अगर बाल्मर सीरीज है तो उसका लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बोल रहा है तो उससे एबव वाला, अगर बाल्मर बोल रहा है, लाइमन बोल रहा है, तो अगर n = 2 है, ये किसके लिए है, बाल्मर के लिए, तो अगर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा ये इसका जो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा तो इसका जो वेवलेंथ आएगा वो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम, ठीक है, n = 3, तो 3 से अगर ट्रांजिशन होगा तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट to the fifth orbit? What is the wavelength of the light emitted when the electron return to the ground state? ground state energy, ground state जो एनर्जी दिया हुआ है वो -18 इंटू 10⁻11 अर्ग में दिया हुआ है। कितना में दिया हुआ है एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट E1 मेरा दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग, 10⁻11 अर्ग। तो हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी किसके लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा एनर्जी, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए होगा -2.18 इंटू 10⁻11। ये हाइड्रोजन आइटम है, मेंशन किया हुआ हाइड्रोजन आइटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट कर लेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी इतना होगा, तो फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी ये होगा। तो जब इसको सॉल्व कर, एनर्जी का चेंज, ये ट्रांजिशन है हाइड्रोजन आइटम है, n = कितना है, n = 1, और यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट, तो क्या है जो ये फिफ्थ ऑर्बिट से अगर, तो क्या है जो ये फिफ्थ ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो इसमें जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज ये किसके बराबर होगा, hν के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, hν के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज क्या होगा, इसका एनर्जी E1, ये E2, तो E2 - E1, एनर्जी चेंज क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा E2 E1, और ये किसके बराबर होगा, hν के बराबर। किसके बराबर होगा, hν के बराबर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब सॉल्व करने पे आएगा ये -2.18 इंटू 10⁻11/25 -2.18 इंटू 10⁻11। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब hc/λ से इक्वेट कर देंगे, न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ, न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ। तो जब इसको हम इक्वेट कर देंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.09 इंटू 10⁻11 अर्ग्स आ गया। मेरा डेली कितना आ गया, एनर्जी का चेंज कितना आ गया मेरा 2.09 इंटू 10⁻11। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन आइटम इज, तो
कितना हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है शिफ्ट करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट को में ट्रांसफर करने के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2.9 इंटू 10⁻11 अर्ग हमको चाहिए एनर्जी शिफ्ट करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में। तो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए? इतना एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने सकते हैं, वो तो लिखे थे पहले भी, hc बाय लैम्डा। तो 2.19 इंटू 10⁻11 अर्ग। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इस एनर्जी को हमको चेंज करना होगा जूल में। तो जूल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमको? 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा इसको? 10⁻⁻7 से। तो ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻18। कितना आ जाएगा? 10⁻18। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻34 बाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बाय लैम्डा। तो लैम्डा मेरा आ गया 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा है 2.0। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो एनर्जी मेरा दिया हुआ है 18। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 918 और ये 19.89 इंटू 10⁻26 माइनस 26 बाई 2.09 इंटू 10⁻−18। तो जब इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे ये आएगा 19. लैम्डा इक्वल टू 19.89 बाई 2.09 इंटू 10⁻26 बाय प्लस 10⁻18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करें 8 -8 10⁻8। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.52 इंटू 10⁻8। तो अगर इसको वेवलेंथ को हमको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 952 इंटू 10⁻10। तो इसको लिख सकते हैं वेवलेंथ 952 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरा क्या गया वेवलेंथ। जो ट्रांजिशन किया फर्स्ट एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उसका जो वेवलेंथ आया, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ आया वो कितना आया? 952 एंगस्ट्रॉम। 952 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में भी पूछ सकता है, तो मीटर में क्या करेंगे? सेम चीज ये मीटर में हो गया। 19 the electron energy in the hydrogen atom is given by En equal to -2.18 into 10⁻18 by n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely from the n equal to 2 orbit
व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस एमिशन। ये भी आयनाइजेशन वाला कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जो 14 नंबर क्वेश्चन बना है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो एनर्जी दिया हुआ है एन ऑर्बिट का -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल बाय एन स्क्वायर। तो एनर्जी हमको सेकेंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है। किस ऑर्बिट में करना है हमको कैलकुलेट? सेकेंड ऑर्बिट में। तो -2.8 इंटू 10⁻−18 बाय 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा -5.45 इंटू 10⁻−19 जूल। कितना आएगा मेरा एनर्जी? ये आ गया मेरा E2 के लिए। किसके लिए आ गया? E2 एनर्जी मेरा सेकेंड ऑर्बिट का इतना आ गया। तो एनर्जी कैलकुलेट कर लिए। और E इन्फिनिटी इक्वल टू 0 और आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस En। तो E इन्फिनिटी माइनस E2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.-545 -5.45 इंटू 10⁻−19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 545 इंटू 10⁻−19 जूल। एक मेरा क्या आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी। ये मेरा आयनाइजेशन एनर्जी आ गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये फिर से ये न्यूक्लियस है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और ये इसका जो वैल्यू आया इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए तो यहाँ पे जो E इन्फिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, तो उसका जो एनर्जी होता है E इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो अब इस एनर्जी को जो मेरा जो एनर्जी चेंज आया डेली इक्वल टू hc/λ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एनर्जी का चेंज कितना आया? 54। जो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी आया वही मेरा एनर्जी का चेंज भी आया है। तो ये आया 54 इंटू 10⁻−19 जूल बाय hc/λ। hc का वैल्यू पता है 6.634 इंटू 63 इंटू 10⁻−34 इंटू 38 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 19.89 इंटू 10⁻26 ये आ गया बाय लैम्डा। यहाँ भी क्या है? लैम्डा मैक्स भी लिख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये 545 इंटू 10⁻−19 जूल। तो लैम्डा इक्वल टू 19.89 इंटू 10⁻26 बाय 5.45 इंटू 10⁻−19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा 19.89 बाय 5.45 इंटू 10⁻26 प्लस 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.55 इंटू 10⁻−7। और अगर सेंटीमीटर में बोले तो सेंटीमीटर में आएगा ये 3.55
इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ये मीटर में हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया, वेवलेंथ। क्या है मेरा ये वेवलेंथ, ये मेरा क्या आया वेवलेंथ। इसको सॉल्व करने पे ये मेरा वेवलेंथ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, calculate the wavelength of an electron moving with the velocity of 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो h/mv ये फॉर्मूला से मेरा इसका वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h का वैल्यू भी पता है। h का वैल्यू कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये क्या होता है, h का वैल्यू। तो मेरा दिया हुआ h का वैल्यू पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो मेरा वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो वेवलेंथ पुट कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाय मास दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वेलोसिटी मेरे पास दिया हुआ है 2.05 इंटू 10⁻⁷। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा, सॉल्व करने पे ये -31 है और ये 7 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -24, 10⁻⁻24 कितना आएगा, 10⁻⁻24, 10⁻⁻24 9.1 इंटू 2.05 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये मेरा वेवलेंथ आ रहा है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा आ रहा है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाय, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे +24 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18.655। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.66 बाय 63 बाय 18.655 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर मेरा वेवलेंथ किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ये क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ पे था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg if the kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और क्या दिया हुआ है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m ही लिख रहे हैं और ये v²। तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। तो जूल में कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻25 जूल। कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻25 जूल। तो जो भी हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब हम भी कैलकुलेट कर लेंगे तो लैम्डा भी कैलकुलेट कर लेंगे, h/mv। तो h हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, v भी पता है, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन फिर भी कैलकुलेट करते हैं। तो भी कैलकुलेट करने पे इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻25 बाय 9.1 × 10⁻31 पे ये भी आ गया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 6/91 × 10⁻25 बाय 10⁻31। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.65 × 10⁻6। कितना आएगा, प्लस 0.65 × 10⁻+6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 65 × 10⁻65 × 10⁻+4 65 × 10⁻+4। तो जब इसका रूट करेंगे तो हम पहले भी बता चुके हैं, पावर को हमेशा इवन में रखना है ताकि हम रूट निकाल सकें इजीली। तो √65 × 10⁻4 का रूट कितना होगा, 10⁻2। और √65 इसको कैलकुलेट नहीं करना है, √64 का होता है 8। तो इसका जो वैल्यू होगा 8.1 होगा, 8.1 होगा, हल्का सा ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेट करने पे मेरा जो भी आएगा वो कितना आएगा, 8.1 × 10�2 मीटर पर सेकेंड। मेरा क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी कितना आ गया, 8.1 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h/mv। क्या होता है, h/mv। तो h/mv हमको मोमेंटम h/mv या h/p, ये मेरा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो h/mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, h का वैल्यू पता है 6.63 × 10⁻34 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 8.1 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको 73.71 29 × 10⁻34, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इससे आएगा 0.0899 × 10⁻, ये जाएगा ऊपर में तो 10⁻35 प्लस -10⁻5 तो इसको हम लिख सकते हैं 8.99 × 10⁻7 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 8.99 × 10⁻7 मीटर। ये मेरा क्या है, वेवलेंथ। ये मेरा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल टू कितना आ गया, 8.99 × 10⁻7 मीटर। ये मेरा वेवलेंथ आ गया। क्वेश्चन 22, which of the following are isoelectronic species? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछ रहा है, तो फर्स्ट दिया हुआ है Na+, उसके बाद दिया हुआ है K+, उसके बाद दिया हुआ है Mg2+, उसके बाद दिया हुआ है कैल्शियम 2+, उसके बाद दिया हुआ है सल्फर 2-, उसके बाद दिया हुआ आर्गन।
तो इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? द स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उसको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे Na+ नियॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? द स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्लस अगर सोडियम जनरली रहता, सोडियम रहता तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। अगर एक पॉजिटिव है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। K+ में इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? K+ में इलेक्ट्रॉन है, अगर पोटासियम रहता तो 19 इलेक्ट्रॉन होता, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। मैग्नीशियम 2+ में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो मैग्नीशियम रहता तो 12 इलेक्ट्रॉन रहता, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर कैल्शियम प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कैल्शियम रहता था कितना रहता? 20। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। ऐसे ही उसका इलेक्ट्रॉन कितना रहता? 20। सल्फर 2-, सल्फर अगर रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉन 16। अगर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 18। उसके बाद आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। कितना? 18। सोडियम का लिख देते हैं 11 था होता है, इसका 19, इसका 12, इसका 20, इसका 16। ये इसका एटॉमिक नंबर बगल में लिख दे रहे हैं और ये आर्गन का 18। तो अब कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक Na+ और Mg2+, ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? कैल्शियम 2+, सल्फर 2-, आर्गन और K+, ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मेरा आंसर है।